पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। ये जो हफ़्ता कंप्लीट हुआ है, जो पिछला हफ़्ता रहा है, इस हफ़्ते के दौरान अगर हम पाकिस्तान की इकानमी की बात करें, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स रही हैं उसकी बात करें तो बहुत ही इवेंटफुल हफ़्ता रहा है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। पाकिस्तान और भारत दोनों अतराफ से जो एक एस्केलेशन थी वो काफ़ी उरूज पे पहुंची और दोनों तरफ से जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए गए और एक बड़ी जंग होते होते रह गई। और खुशाइन बात यह है कि यूएस के इंटरवेंशन के साथ और जो दीगर इस तरह के कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते थे या जिन्होंने सीरियसनेस का मुजाहरा किया, उनकी भी बर वक्त इंटरवेंशन हुई और नतीजतन ये जो जंग है वो एक बड़ी फुल फ्लैश्ड वार की सूरत इख्तियार करने से पहले ही सीज़ फायर पे चली गई। तो ये एक बड़ी ही हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। और लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो थर्सडे को आपने देखा कि इस इवेंट की वजह से, यानी इस एस्केलेशन की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी मंदी हमें देखने को मिली और मार्केट ने बहुत सारे पॉइंट्स लूज़ कर दिए और 1,03,000 पे इंडेक्स चला गया था। आल दो के फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली और 1,07,000 पे क्लोजिंग हुई। लेकिन ये सारे इवेंट्स जो थे वो अभी लास्ट वीक फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई उस वक्त तक अभी एक ऑनगोइंग सिचुएशन थी और हर गुज़रते लम्हे के साथ मज़ीद ख़राब हो रही थी। तो अब जबकि ये वीकेंड पे अच्छी खबर ये आ चुकी है कि सीज़ फायर हो चुका है और दूसरी एक और खुशाइन बात ये है, चेरी ऑन द केक की सिचुएशन ये है कि आईएमएफ की तरफ से भी 1.3 बिलियन का जो ट्रांच थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। आल दो कि इस हवाले से भी खबरें थी और खदशे थे कि इंडिया मुमकिन तौर पे अपना नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है और इस जो ट्रांच है उसकी मंजूरी में रुकावट डाल सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला भी आसानी से अपने पाए तकमील तक पहुंचा। तो अब आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अब जो हफ़्ता है 12 से लेकर 16 मई तक का, इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है और आपकी एज ए इन्वेस्टर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और साथ साथ में अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है 5 ऐसे शेयर्स के हवाले से वो भी शेयर करूँगा कि जिन पे ख़ास तौर पर मेरी नज़र है एज एन इन्वेस्टर। क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है और एक बड़ा डाउनफॉल आता है तो उसके बाद कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इनमें एक बेहतर रिकवरी आ सकती है। ओवरऑल जब मार्केट अच्छी डायरेक्शन में दोबारा घूमती है और उसका जो ट्रेंड है वो चेंज होता है तो उस दौरान कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि आपका टॉप पिक होते हैं, तो उस हवाले से भी मैं बात करूँगा। अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें पिछले हफ्ते के दौरान जो मूवमेंट रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 23 अप्रैल के बाद ही मार्केट मुसलसल एक डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही है और जो थर्सडे के दिन यानी 8 ऑफ मई को एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, वही सबसे मेजर एक डाउनफॉल हम देख सकते हैं और उसके नतीजे में ये हुआ कि मार्केट एक टाइम पे 1,01,000 पे इंडेक्स आ गया था और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन 1,03,480 के करीब हुई थी। लेकिन फिर फ्राइडे को कुछ हद तक रिकवरी हमें देखने को मिली और अब जबकि सिचुएशन काफ़ी हद तक ईज़ आउट हो चुकी है और सीज़ फायर भी हो चुका है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर मंडे से जो है ना वो दोबारा क्या सूरत हाल होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मंडे को मुमकिन तौर पर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये जो ट्रेंड है ये दोबारा से अब रिवर्स होके जितने भी पॉइंट्स इस सारी एस्केलेशन की वजह से लूज़ हुए थे वो दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि आईएमएफ की तरफ से भी ट्रांच की मंजूरी हो चुकी है, तो वो भी एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके अंदर डालेगी। क्योंकि ये खबर तो पहले से थी लेकिन इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट इसलिए पहले नहीं आ रहा था कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थी उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो थोड़ा सा काशिश थे। तो अब जब ये सूरत हाल बेहतर हो चुकी है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो दोबारा से जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इसमें मार्केट में वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान आया वो ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ तो अपनी जो ट्रेड है उसको बढ़ाएंगे और इस ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस सारे मामले में जितनी मुमकिन हद तक न्यूट्रलिटी दिखाई गई है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा है। क्योंकि बज़ाहिर शुरू में ये लगता था कि शायद उनका वाज़ेह टिल्ट इंडिया की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत हद तक इस मामले में उन्होंने न्यूट्रलिटी का मुज़ाहरा किया और आज का जो उसका लेटेस्ट जो बयान है उसके अंदर भी
इवन उसने कश्मीर के मामला को भी हाईलाइट किया, हालांकि इंडिया की हमेशा से ये कोशिश होती है कि कश्मीर का मामला इंटरनेशनल सतह पे इतना ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में ना आए। बहरहाल दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, और पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन होती है कि एट द सेम टाइम अगर चाइना के साथ भी और यूएस के साथ भी एक बैलेंस तरीके से वो अपने कार्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, तो पाकिस्तान की इकानमी के लिए और जो दीगर मामलात होते हैं पाकिस्तान की फाइनेंसिंग के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, उसमें भी उसका काफ़ी पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर नेक्स्ट वीक में मुमकिन तौर पर मार्केट में एक अच्छी बेहतरी देखने को आएगी, और इस सूरत हाल में जो एक्चुअल बेनिफिशरीज होंगे या एक्चुअल जो आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर शेयर नज़र आएंगे, वो सब कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और जिनके अंदर ये जो डिक्लाइन था वो सिर्फ ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थी यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उसकी वजह से जो डिक्लाइन आया, तो वो ऑब्वियसली दोबारा से रिकवर होगा। जब कभी भी ऐसी सूरत हाल आती है जहाँ पर किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से मार्केट नीचे जाती है तो उस दौरान आप इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखा करें कि वो कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, जिनके अपने कोर बिजनेसेस अच्छे जा रहे हैं, तो अगर इस तरह के इवेंट की वजह से वो नीचे आए भी हैं तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो इवेंट जब भी दोबारा से उसमें बेहतरी आती है, मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो दोबारा से उन कंपनीज़ ने अपनी सिचुएशन को, उनके शेयर की प्राइस को बेहतर होना होता है और वो कंपनीज दोबारा से आपको ऊपर जाती हुई नज़र आती हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ऐसी सूरत हाल में कभी भी पैनिक करके चीज़ों को बेचना नहीं चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि अब इस सिचुएशन के अंदर जबकि मार्केट रिकवरी की तरफ जा चुकी है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको आने वाले हफ्ते में अपनी पोजीशंस के हवाले से क्या अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए। अब आने वाले हफ्ते की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करने से पहले या उस बारे में डिसाइड करने से पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं हूँ कौन। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप बात करें तो या तो आप ट्रेडर होते हैं या आप फिर इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर तो आप एक डे ट्रेडर हैं जिसका जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और इस सिचुएशन के अंदर जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो तो वक्ती तौर पे अपनी पोजीशंस टेक्निकल्स की बेसिस पे बनाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि विद इन नो टाइम वो अपना जो भी वहाँ पर उनको टेक्निकल्स की बेसिस पे नज़र आ रहा होता है कि कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उसको प्रॉफिट को बुक करते हैं या फिर उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और वो लॉस में भी निकल आते हैं। तो ये जो वीडियो है या जो मेरा कंटेंट होता है स्पेसिफिकली वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इसलिए अगर आप डे ट्रेडर हैं या आप स्क्रीन के सामने बैठकर टेक्निकल्स की बेसिस पे फौरी तौर पे अपनी पोजीशंस को ऑफलोड भी करना चाहते हैं और नई पोजीशंस भी बुक करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो अप्रोच होगी या जो आपको टेक्निकलिटीज़ चाहिए उस हवाले से शायद इस वीडियो में डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पे मेरा फोकस हमेशा से इन्वेस्टिंग पे होता है। जो इंट्राडे या डे ट्रेडिंग है उसके लिए आपको और बहुत सारे मवाद मिल जाएंगे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो स्विंग ट्रेडर्स की आती है। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कुछ अरसे के लिए होल्ड करना जानते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, जिस तरह एक स्विंग होता है यानी एक झूला होता है, वो ऊपर जाता है, वो फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसे ही इस तरह की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। आपको पता है कि जो किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ऊपर भी नहीं जाती, और इसी तरह जो जब नीचे भी आ रही होती है तो ऑसिलेट कर रही होती है, वो एकदम से धड़ाम से नीचे भी नहीं आती। तो यही वो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं स्विंग की तरह स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस में, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। स्विंग के लो के ऊपर उनकी कोशिश होती है स्विंग ट्रेडर्स की वो कि वो बाय करें, और जब स्विंग का हाई आता है तो वहाँ पर वो उसको सेल करके निकल जाते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर यस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अभी स्विंग के लो पे आ गए हैं काफ़ी सारे शेयर्स बिकॉज ऑफ द रीसेंट इवेंट्स। तो इस सूरत हाल में आप बेहतर पोजीशन लेके आप स्विंग ट्रेडिंग करके दोबारा से जब ये शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी अब, तो उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उसको जो मेजरली मैं टारगेट कर रहा होता हूँ इस चैनल में, वो इन्वेस्टर्स की होती है। अब इन्वेस्टर्स के अंदर भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अब वैसे तो बात की जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह मार्केट्स को लेकर लोग चल रहे होते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनका जो होराइजन होता है 10, 15, 20 साल का होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड एक सिचुएशन होती है इन्वेस्टिंग को लेकर भी। तो इवन 5 साल से ऊपर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान की इकानमी के लिहाज से या पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से। और जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर होता है उसका जो होराइजन होता है 1 से 2 साल का होता है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है वो विद इन मंथ्स जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है, या 1 साल या उससे कम उसका होराइजन होता है, टाइम होराइजन। तो अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं,
तो इन दोनों सूरतों में ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो इस तरह की सिचुएशन होती है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब मार्केट नीचे जाती है, तो उसमें आप बेहतर तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज़ कि आपने किसी एक कंपनी का शेयर लिया। जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि आप अगर कंसीडर कर लेते हैं मीज़ान बैंक को। तो अगर आपने मीज़ान बैंक का शेयर लिया था उस वक़्त के जब ये इवेंट रीसेंट जो एस्केलेशन है वो नहीं हुई थी, तो उससे पहले भी अगर आपने इस कंपनी का शेयर लिया और अब जबकि सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से शेयर की प्राइस में एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर ₹20 का या ₹30 की डिक्लाइन आ गया है, तो जिस चीज़ को आपने ₹100 में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹100 में खरीदा, अब अगर वो आपको ₹70 में मिल रही है, ₹80 में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ₹100 पे भी आपको उसमें वैल्यू नज़र आ रही थी और आप समझ रहे थे कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अब वही चीज़ यानी कि प्रोडक्ट या उस कमोडिटी या उस कंपनी की जो वैल्यू है या उस कंपनी की जो वर्थ है या उसका जो बिज़नेस है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अगर उसी बिज़नेस के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ वो शेयर आपको ₹70 या ₹80 में मिल रहा है, तो ये तो एक आपके लिए नफ़े का सौदा है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर जो आपको मिल सकते हैं उस सेम अमाउंट पे वो ज़्यादा मिल सकते हैं। तो एज़ एन इन्वेस्टर जब भी किसी अच्छी कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे आती है, तो आप उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट करते हैं और आप ज़्यादा शेयर उसके ले रहे होते हैं। तो अब मैं बात करूँगा 5 ऐसी कंपनीज़ की जो कि अब मंडे को जब मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगी, ट्रेडिंग होगी मंडे को, तो उसमें मेरी ख़ास तौर पे इन पर नज़र है। अगेन दिस इज़ नॉट बाय और सेल कॉल, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मेरी अपनी इन कंपनीज़ के ऊपर नज़र इसलिए होगी कि इनमें से कुछ कंपनीज़ ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और मैं हमेशा से रुपी कास्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ, अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स को वक्त के साथ साथ एक्यूमुलेट कर रहा होता हूँ। तो इसमें जो पहली कंपनी है वो एफएफसी है। फौजी फर्टिलाइज़र को मैं काफ़ी अरसे से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और एफएफबीएल और एफएफसी के जब से अमलगमेशन या मर्जर हुआ है, उसके बाद वैसे भी ये और बड़ी कंपनी बन के सामने आई है। और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इस मुल्क के अंदर जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो सदाबहार कंपनीज़ हैं। और दूसरी बात ये है कि चूँकि डिविडेंड इन्वेस्टिंग पे मैं फ़ोकस कर रहा होता हूँ, तो इस कंपनी का डिविडेंड भी बहुत अच्छा रहता है और हर क्वार्टर में डिविडेंड पे कर रही होती है। तो दीज़ आर ऑल ऑब्वियस रीज़न जिसकी वजह से इसके ऊपर मेरी गहरी नज़र है और ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है भी, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट करूँ। और मंडे को या यानी कि जो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है कल से, इसमें अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है और जो मेरे अपने सेट टारगेट्स हैं उसके हवाले से अगर मुझे लगता है कि जो प्राइस जस्टिफाइड है, जिस प्राइस पे कल मुझे मिलेगा, तो देन आई विल डेफिनिटली गो फॉर इट। अब जो दूसरी कंपनी है वो है मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम भी एक इस लिहाज से मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहा हूँ कि इसके शेयर की प्राइस भी कुछ गिरी है, ये जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं इसकी वजह से। और दूसरा ये कि जिस तरह गैस की डिस्कवरीज़ के हवाले से इसकी मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह से एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और मुसलसल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कोर बिज़नेस जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाऊँगा, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ करता जाऊँगा और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके जब शेयर की प्राइस में डिप आता है तो उसमें मज़ीद ऐड करूँगा, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि प्रीवियस क्वार्टर में अभी जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे इसमें इसने डिविडेंड स्किप किया, तो अब जून के रिजल्ट के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अच्छा डिविडेंड दे सकती है। तो ऑब्वियसली दैट विल बी अनदर एडेड एडवांटेज फॉर मी इफ़ आई एक्यूमुलेट फर्दर इन दिस कंपनी। इसके बाद जो तीसरी कंपनी मेरी नज़र में है वो है फैसल बैंक। और इस्लामिक बैंकिंग में दो तीन बैंक्स ही हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जो जिन पे मेरी नज़र होती है या जिनमें से कुछ मेरे पोर्टफोलियो में है। तो फैसल बैंक को मैं एक लंबे अरसे से होल्ड कर रहा हूँ और इसमें डिविडेंड भी अच्छे आ रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से इसकी जो अर्निंग्स हैं, इसकी जो ग्रोथ है और जो इसका ओवरऑल बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी मैं इसके ग्राफ्स को देख रहा था, तो रिसेंट जो इवेंट्स हुए इसकी वजह से इसके शेयर की प्राइस में काफ़ी करेक्शन आई है। सो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड ऑन करूँ और अपने पोर्टफोलियो में जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं फैसल बैंक के उसमें इजाफा कर लूँ। तो यस, मेरी इस पे भी नज़र होगी मंडे को कि इसकी प्राइस का क्या डायरेक्शन होती है, क्या सिचुएशन इख्तियार करती है, एंड देन आई विल ट्राई टू यूटिलाइज द ऑप्शन एंड टेक एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। और इसके शेयर की प्राइस को अगर देखें, आरएसआई को देखें और ओवरऑल ग्राफ को एनालाइज करें, तो इसके अंदर भी मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। एज ऑफ नाउ ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी मैं इसको ज़रूर कंसीडर करूँगा इफ़ आई फील ऑन मंडे कि इसकी प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो पांचवी कंपनी है जिसको मैं मंडे को अपनी नज़र में रखूँगा वो है हपको।
और हपको को मैं काफ़ी अरसे से होल्ड कर रहा हूँ। और रिसेंट पास्ट के अंदर पावर सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जो टैरिफ रिवीजन की वजह से, और जिस तरह गवर्नमेंट ने जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशंस की हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पहले की तरह का जूस नहीं रहा। और पहले जिस तरह इसमें डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी आपको हाफ कटता था कंपेयर टू द अदर कंपनीज, वो चीज़ भी अब नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद BYD के हवाले से और जो दीगर इसके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके, जिस तरह ईवीज़ के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक रखे हुए हैं इस कंपनी के बारे में कि येस दिस कंपनी इज़ स्टिल वेरी लुक्रेटिव। और दूसरा, अभी प्राइस की बात की जाए तो अभी जो प्राइस के अंदर एक इसमें डिप आई है, तो वो भी एज एन अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि ये मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ और अपने पोर्टफोलियो में इसकी जो एक्यूमुलेशन है उसको बढ़ा सकता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि FFC एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि शरिया कंप्लाइंस को देखना ज़रूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इस हवाले से खबर आई थी कि मुमकिन तौर पर जो भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये अभी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में नहीं है, तो वो जो इसकी जो इनकम है, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम जो होती है उसकी एक परसेंटेज होती है कि वो कितनी है, तो वो शायद इम्प्रूव हो जाएगी और उसके बाद ये भी मुमकिन तौर पे शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में आ सकती है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो कंपनीज हैं इसमें से हपको, फैसल बैंक और मारी, ये 3 कंपनीज ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में हैं, जबकि POL और FFC एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट वीक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीक, और इसमें वी आर होपिंग कि पाकिस्तान इंडिया के जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी मामला आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो IMF की तरफ से ट्रांच की मंजूरी हुई है उसका इम्पेक्ट भी मार्केट लेगी, और साथ साथ जो अब पॉलिटिकल साइड के ऊपर या जियो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो बेहतरी आई है उसका असर भी मार्केट लेगी। तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, और मंडे को मार्केट पे नज़र रखें, और आपकी जो भी रिस्क अपटाइट है, जो भी आपकी गोल्स हैं, उस हवाले से जहन में रख कर ही आप डिसाइड करें। क्योंकि अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म स्पेन के लिए फॉर फ्यू मंथ्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको हाई रिस्क में नहीं जाना चाहिए, देखभाल के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप ज़रूर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।